हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो हम स्टैटिस्टिक्स में बहुत कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि मीन, मीडियन, मॉड। आज के लेक्चर में हम यही कवर करेंगे और रेंज के बारे में जानेंगे। जो टर्म्स है मीन, मीडियन, मॉड निकालने से रिलेटेड, वो सब हम सीखेंगे। हम बहुत सारे फार्मूलाज वगैरह जानेंगे कि इन सब का मतलब क्या होता है, ये सब जो फार्मूला लिखे होते हैं। फिर हम क्वेश्चंस भी बनाएंगे इससे रिलेटेड। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम पढ़ेंगे आगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब क्या होता है। तो और बेसिकली हम एक्सरसाइज 15.1 कवर करेंगे इसमें। तो चलो हम देखते हैं आगे। तो एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने बोला है स्टैटिस्टिक्स में बी राइटली कॉल्ड द साइंस ऑफ द एवरेज एंड देयर एस्टिमेट्स। मैथमेटिशियन का नाम था ए.एल. बॉल एंड ए.एल. बॉडिंगटन। तो ये दो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये बात बोला कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एवरेज और एस्टिमेट का स्टडी है। साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लोग एस्टिमेट और एवरेज के बारे में स्टडी करते हैं। तो आपको एक जस्ट आइडिया लग गया होगा कि इसमें हम लोग करेंगे क्या। मतलब कि अब एस्टिमेट और एवरेज वगैरह निकालने के लिए तो हमें डेटा चाहिए। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास कुछ डेटा होगा, उस डेटा के बेसिस पे हम बहुत कुछ निकालेंगे। तो देखते हैं आगे। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं, वी नो दैट द स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द डेटा कलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। तो बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ होता है डेटा। अब देखते हैं क्या क्या। वी कैन मेक द डिसीजन अबाउट द डेटा बाय एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इट। तो अब ये क्या बोला जा रहा है कि वी कैन मेक द डिसीजन अबाउट द डेटा बाय एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग इट। मतलब कि हम उसे डेटा से की स्टडी करके हम लोग बहुत कुछ चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं। यहीं से हमारा प्रेडिक्शंस वगैरह भी आता है। जैसे कि अगर कोई प्लेयर है, अगर वो कंसिस्टेंटली अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो इसका चांसेस बहुत बढ़ जाता है कि वो एक अच्छा प्लेयर और नेक्स्ट टाइम भी वो एक अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो ये सब चीज़ हमसे सीखेंगे। इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा ग्राफिकली एंड इन द टेबुलर फॉर्म। ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है अपने क्लास 10th में। दिस रिप्रेजेंटेशन रिवील्स द सर्टन साइलेंट फीचर्स फॉर और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा। तो ये सब ऑलरेडी फीचर्स हमने ऑलरेडी देख चुका है, मतलब ग्राफ वगैरह। वी हैव ऑल्सो स्टडीड द मेथड ऑफ फाइंडिंग द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज ऑफ द गिवन फॉर द गिवन डेटा। दिस वैल्यू इज कॉल्ड द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसे हम क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि वी हैव ऑल्सो स्टडीड द मेथड फॉर फाइंडिंग द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर द गिवन डेटा। अब जैसे देखो, मान लो कि हमने बहुत बार देखा है कि अगर हमारा 0 से 5 तक इंटरवल होता तो इसका हम रिप्रेजेंटेटिव 2.5 ऐसे ले लेते थे xi। तो इसी को बोलते थे सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब सेंट्रल उसके मतलब कि बहुत सारे के बदले हम एक उसका रिप्रेजेंटेटर ले लेते हैं। जैसे कि अगर एक क्लास है, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट, तो हम एक मॉनिटर को चूज़ कर लेते हैं जो कि उस पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। तो वैसे ही दिस वैल्यू इज कॉल्ड द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। रिकॉल मीन, मीडियन एंड मोड आर द 3 मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। और ये तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल 0 से 5 वाले में बताया था। और वैसे ही आप इसका ये भी कर सकते हो, मीन, मीडियन, मॉड। अगर मान लो कि जैसे यही एग्जांपल है 0 से 5, यानी मान लो कि मेरे पास डेटा है 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस पूरे डेटा के बदले मुझे एक सेंट्रल टेंडेंसी लेना है, सिर्फ एक। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनका सबको सम करके बाय 6 से डिवाइड करके मैं इनका मीन निकाल सकता हूँ। फिर मीडियन निकाल सकते हैं इनके जो बीच में है, जैसे कि ये 2 एलिमेंट, और इनका भी अगर मीन निकाल लो तो 2.5, तो ये आ जाएगा। फिर वैसे ही हम इनका मॉड निकाल सकते हैं। मॉड तो सारे का 1 है, तो सब एक एक बार आ रहा है तो सारे ही आ जाएंगे मॉड में। तो ऐसे बहुत सारा तरीका है निकालने का, मतलब कि सारे डेटा के बदले एक उसका रिप्रेजेंटेटर यूज़ करना। अब क्या बोला जा रहा है कि अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गिव्स अस अ रफ आइडिया वेयर डेटा पॉइंट्स आर सेंटर्ड। तो इससे हमें पता होता है कि जो रफली एक आइडिया मिल जाता है कि जो हमारा जो डेटा है वो कहाँ पे सेंटर्ड है। मतलब मान लो कि अगर मैं लिखता हूँ 1, 1, 1, 1, 1 और 2 और 3 ऐसे फॉर एग्जांपल। अब मैं इसका मॉड निकालता हूँ तो इसका मॉड आएगा 1। इसका मतलब मुझे समझ में आता है कि जो डेटा है रफली 1 पे सेंटर्ड है। ये मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया।
तो अब आगे देखते हैं कि बट इन ऑर्डर टू मेक द बेटर इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द डेटा वी शुड ऑल्सो हैव एन आइडिया हाउ द डेटा आर स्कैटर्ड और हाउ मच दे आर बंच्ड अराउंड द मेजर और द सेंट्रल टेंडेंसी। इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो जो सेंटर है उससे कितनी दूर, मतलब बाकी जो डेटाज़ हैं वो कितने दूर है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो कि एक प्लेयर P1 है और एक प्लेयर P2 है। तो अगर प्लेयर जो P1 है वो मान लो रन बनाता है 50-50-50 3 मैचेस में, और एक प्लेयर है वो बनाता है 0, 100 और 50। आप देखोगे कि यहाँ पे टोटल 150, यहाँ पे टोटल 150। जब आप इसका मीन निकालोगे तो यहाँ भी 50 आएगा, यहाँ भी 50 आएगा। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मीन 50 है उससे अब देखो कि अगर सेंटर वैल्यू 50 से देखा जाए तो ये देखो 50 के डिस्टेंस पे है, ये भी 50 के डिस्टेंस पे और ये 0 के डिस्टेंस पे। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सेंटर के एकदम नज़दीक है, तो ये प्लेयर ज़्यादा अच्छा होगा जो सेंट्रल टेंडेंसी के ज़्यादा नज़दीक हो, ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं हो। क्योंकि इस प्लेयर का क्या है कि ये हम नहीं बोल सकते कि जो प्लेयर P2 था एक अच्छा प्लेयर है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है। सेंटर जो वैल्यू है 50 उससे ये कभी बहुत कम भी बनाता है, कभी बहुत ज़्यादा भी बना लेता है, कभी 50 बनाता है, लेकिन ये प्लेयर ये कंसिस्टेंट वे में बनाता है, तो ये प्लेयर ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ हम सीखेंगे कि ये सब कैसे देखते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। बट इन ऑर्डर टू मेक द बेटर इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द डेटा वी शुड ऑल्सो हैव एन आइडिया हाउ द डेटा स्कैटर्ड और हाउ मच दे आर बंच्ड अराउंड द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। Consider now the turns scored by the two batsmen in their last test match as follows। तो यहाँ पे देखो अलग एग्जांपल दिया गया है। बैट्समैन ए जो है वो इतना रन बना रहा है लास्ट 10 मैचेस में, और बैट्समैन 2 इतना रन बना रहा है। अब क्लियरली द मीन एंड मीडियन ऑफ द डेटा, अब मीन एंड मीडियन निकाला गया। बैट्समैन ए का भी मीन आ रहा है 53 और बैट्समैन बी का भी मीन आ रहा है 53। बैट्समैन ए का भी मीडियन आ रहा है 53 और बैट्समैन बी का भी मीडियन आ रहा है 53। तो इस बेसिस पे मीन और मीडियन के बेसिस पे दोनों सेम है, इसमें हम कोई डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, दोनों सेम तरह के प्लेयर हैं। लेकिन अगर आप डेटा को एनालाइज करो तो आप देखोगे ये फर्स्ट वाले में कि देखो 53 से अगर आप देखो तो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है। देखो कभी 30, कभी 91, कभी 64, 42, 80 ऐसे। बट ये प्लेयर को अगर देखो आप प्लेयर 2 बी को, तो ये 53 के बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है। तो ये जो प्लेयर बी होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। देखते हैं। रिकॉल दैट वी कैलकुलेट द मीन ऑफ द डेटा बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट इज़। तभी बताया गया कि मीन हमने निकाला कैसे, हमने इन सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दिया और इनको डिवाइड कर दिया 10 से, सबको ऐड करके 10 से डिवाइड कर दिया। वैसे हमने इन सबको डिवाइड करके 10 से ऐड कर दिया तो हमारा ये आ गया मीन। अब अगर हमें मीडियन निकालना है तो मीडियन के लिए आपको पता ही होगा बीच वाला वैल्यूज़ हम देखते हैं। तो इसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा करके फिर इसके बीच वाला वैल्यू को देखते हैं। तो ये सब हम आगे देखेंगे बहुत डिटेल्ड में। अब देखो ये क्या चीज़ है, ये मीन निकालने के लिए ये फार्मूला क्यों लिखा गया है। तो आप मान लो कि कोई ऑब्जर्वेशन है फॉर एग्जांपल x1, x2, x3। ये कुछ नहीं है, जैसे मान लो कि आपको अगर बोला गया 1 to 5 का मीन निकालो तो आप क्या करोगे 1 + 2 + 5। तो ये जैसे 1 के लिए मैंने x1, क्योंकि मुझे रॉ डेटा तो पता नहीं है ना कि मेरे पास डेटा क्या है, तो इसीलिए मैंने क्या किया इसे x1 लिख लिया, एक को x2 एक को x3 मान लिया। तो सिंपल हम करेंगे x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, यही तो हमारा मीन हो गया। मीन के लिए हमने एक तरीका निकाला कि हम इसे x बार ऐसे लिख देंगे, इसे हम बार पढ़ते हैं। तो ये x बार अगर हम लिखेंगे इस तरह से तो इसका मतलब होगा मीन। तो ये हमारा मीन हो गया लिखने का तरीका। लेकिन अब बात है कि फिर ये क्यों यूज़ कर रहे हो, नीचे ये n ये क्या है, तो इसको हम समझते हैं। अभी मैंने क्या बोला x1 + x बार का वैल्यू मैंने बताया आपको कि x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3। तो अब देखो कि ये जो है x1 + x2 + x3, तो इसे हम क्या कर सकते हैं समेशन xi। अब ये समेशन xi का मतलब क्या होता है, देखो अभी समेशन को अच्छे समझ लो, क्योंकि मैथमेटिशियंस लोग क्या करते हैं कंसिस्टेंटली कि जो भी हमारा प्रॉब्लम्स है जिसमें बहुत ज़्यादा अगर टाइम टेकिंग हो रहा है, लेंदी हो रहा है, जैसे कि ये इक्वल्स, आपको पता नहीं हो कि इक्वल्स का इन्वेंशन कैसे हुआ था। बार बार मैथमेटिशियन जब किसी थ्योरम्स को, किसी चीज़ों को प्रूव करते तो बार बार वो लिखते थे = टू। तो ये बार बार लिखना पड़ता था, ये टाइम टेकिंग भी था और प्लेस कंज्यूमिंग भी था। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए फिर एक सिंबल निकाला ये। तो जितने भी आपके सिंबल्स है वो एक्चुअली आपका टाइम ही बचाते हैं। तो खैर, तो अब ये हम देखते हैं कि ये जो समेशन xi है इसका ये कैसे लिखते हैं और इसका मतलब क्या होता है। अगर आप सम ऐसे करके लिख दे रहे हो, सिर्फ इस तरह से सम,
इसका मतलब हुआ कि आपको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? तो इसको ऐड करना है कैसे? आई का वैल्यू रन करेगा 1 से लेकर के 3 तक, मतलब कि x1 यहाँ पे मैं आई का पहले 1 पुट करूँगा, x1 फिर उसके बीच में लगाऊंगा प्लस, फिर x, फिर यहाँ पे आई 1 से 3 तक जा रहा है तो फिर आई का वैल्यू पुट होगा 2, फिर होगा प्लस, फिर वो ऐड होगा, फिर 3 तक जाएगा। ये है मतलब आई 1 से स्टार्ट करना और 3 तक, और ये समीशन का मतलब इसके बाद प्लस 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 लगते जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद। तो ये हो गया। तो अब हम देखते हैं कि ये तो हमें समझ में आ गया। इसका मतलब हो गया कि आई 1 से लेके n तक रन करेगा, और नीचे n का मतलब है क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो n है। जैसे मैंने ये भी लिया था x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे 3 अगर आप देखो तो क्या था, टोटल जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए थे लास्ट वाला, तो देखो यहाँ पे n आए हैं। जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ समीशन xi रनिंग फ्रॉम 1 to 3 और 1/3। तो इसी चीज़ को जनरल वे में लिख दिया गया है फॉर n के लिए। फिर आगे हम पढ़ते हैं, ऑल्सो द मीडियन इज ऑब्टेन बाई द फर्स्ट अरेंजिंग द डेटा इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड अप्लाइंग द फॉलोइंग रूल। पहले डेटा को हमें अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग डिसेंडिंग, क्योंकि हमारे पास जो रो डेटा है मान लो ऐसे है अगर वन, तो इस तरह से हम नहीं बता सकते इसका मीडियन, क्योंकि अब खुद सोच करके देखो कि अगर डेटा ऐसे लिखा हुआ है तो इसका फिर मीडियन अलग आएगा। मान लो कि ऐसे लिखा हो फॉर एग्जांपल, ये एक और है, ये एक और एलिमेंट है 6 है, तो अब इसका जो मान के चलो मीडियन आएगा वो बीच में ये, अगर मैं इसे डेटा को अलग तरीके से लिख दूँ 1 2 6 5 1, तो फिर ये 6 आ जाएगा, तो इसका मतलब तो ये चेंज होने लग जाएगा। तो इसलिए हमें करना क्या है कि पहले डेटा को या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेंड मतलब कि सजा लेना है, उसके बाद फिर हमें देखना है कि उसका बीच वाला टर्म कौन सा होगा मीडियन। तो ये चेक कैसे करते हैं, अगर हमारा ऑब्जर्वेशंस में जितने भी डेटा का नंबर है अगर वो ऑड होगा, मान लो कि ऐसे है 1 2 3, तो यहाँ पे पहले हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा के रखा है, और इसका जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो ऑड है, 3 ही एलिमेंट्स है, तो ये बीच वाला जो होगा ये मीडियन होगा। यानी कि हमने कैसे निकाला, ये टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास 3 थे, उसमें एक हमने जोड़ दिया डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो 4/2 विच इज़ इक्वल्स टू सेकेंड टर्म, तो ये आ गया। तो ये फार्मूला हमारा बना। उसी तरह से अगर हमारा इवन होगा, जैसे मान लो 1 2 3 4, अब इसे हम अब हमें निकालना है इसका मीडियन, तो हमें सिंपली क्या करना होगा, ये देखो ये 2 टर्म हम लेते हैं क्योंकि ये हम दिख भी रहा है ऐसे क्लियरली कि ये मीडियन जो टर्म है वो ये है। तो ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो इसके मीडियन का मतलब क्या हो, ये बीचों बीच होना चाहिए। देखो ये बीचों बीच इसलिए क्योंकि इसकी इस साइड भी लेफ्ट साइड एक एलिमेंट, राइट साइड भी एक एलिमेंट। तो अब तो इसे अब हम कैसे लिखेंगे, ये देखो ये क्या है, ये सेकंड, ये 2 किस पोजीशन का टर्म है और ये 3 किस पोजीशन का टर्म है, तो कैसे लिखेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, तो 4/2 निकालेंगे तो सेकंड टर्म आ गया, और बस n/2 करके और एक टर्म बढ़ा देंगे, मतलब 4/2 करेंगे तो 2 + 1 तो थर्ड टर्म। तो ये 2 टर्म आए और दोनों टर्म का हम मिला करके मीन निकाल लेंगे, मतलब कि 2 और 3 का मीन निकालेंगे, तो कितना आएगा 2 + 3/2 यानी कि 2.5। तो 2.5 हो गया हमारा इसका मीडियन, अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन होंगे तो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वी फाइंड दैट द मीन एंड द मीडियन ऑफ द रन स्कोर्ड बाय द बोथ द बैट्समैन ए एंड बी आर सेम। हम लोगों ने ऊपर देखा था, कैन वी से दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 प्लेयर इज सेम। हम लोग बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस भी सेम हो रहा है? नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सा बात हम देख रहे हैं कि बहुत ही वेरिएशंस है रन्स में दोनों के। क्लियरली नो, बिकॉज द वेरिएबिलिटी इन द स्कोर्स ऑफ द बैट्समैन ए इज़ फ्रॉम 0 to 117। तो हम लोगों ने देखा कि बैट्समैन ए जो था वो 0 से लेकर 117 तक रन बना रहा है, वेयर इज़ द रेंज ऑफ द रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन बी। रेंज मतलब कि जो वैल्यूज़ हमारे आ रहे हैं एक्सआई के वैल्यूज़ वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि बैट्समैन बी का जो रन्स है वो 46 से 60 तक ही वेरी कर रहा है। तो लेट अस नाउ प्लॉट द अबव स्कोर्स एज डॉट ऑन द नंबर लाइन, वी फाइंड द फॉलोइंग डायग्राम। तो जैसे कि अगर हम मान लो कि हमने एक नंबर लाइन बनाया जिसमें हमने रन्स लिख दिया, और कि जितनी बार वो ऐसा रन्स बना रहे, जैसे 0 पे एक बार आउट हो तो हमने एक डॉट दे दिया, 0 से 10 गेज 5 पे एक बार आउट हो तो हमने 5 पे एक डॉट दे दिया। तो ऐसे अगर हम डॉट बनाते तो ये डॉट कुछ इस तरह से दिखेगा, लेकिन वही जब हम बैट्समैन बी के लिए अगर डॉट्स बनाते तो ये इस तरह का दिखेगा। तो आप देख रहे हो कि जहाँ पे सेंटर वैल्यू 53, उसके सारे वैल्यू कितने नज़दीकली स्कैटर्ड है, मतलब कि बिखरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही दूर दूर हैं। तो हम समझते हैं कि इससे हमें क्या बेनिफिट होता है और क्या पता चलता है।
we can see that the dots corresponding to the batsman we are close to each other and are clustering around the measures of the central tendency, मतलब कि accumulated हैं एक जगह पे, मीन एंड मीडियन सेम होने के बावजूद, while those corresponding to the batsman A are scattered or more spread out, ज़्यादा से ज़्यादा दूर हैं बैट्समैन ए के कंपैरिजन में सेंट्रल वैल्यू से 53 से। तो दस द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉट सफिशिएंट टू गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ गिवन डेटा। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है, जो हम लोग मीन मीडियन मॉड निकालते हैं, तो सिर्फ वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है इसके बारे में डेटा का एक्चुअली एनालाइज करने के लिए। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, वेरिएबिलिटी इज़ अनदर फैक्टर विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड अंडर द स्टैटिस्टिक्स लाइक द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अब हमें इसे भी देखना पड़ेगा कि सेंटर से वो कितने दूर दूर है, मतलब वो कितने ज़्यादा स्कैटर्ड है, तो हमें इसका भी स्टडी करना पड़ेगा। तो जो हम करेंगे, वी वांट टू हैव अ सिंगल नंबर ऑफ डिस्क्राइब द वेरिएबिलिटी, दिस सिंगल नंबर इज़ कॉल्ड द मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो अब हम डिस्पर्शन पढ़ेंगे, क्योंकि अब यहाँ से तो हम देख रहे हैं इस तरह से, बट हमें पता नहीं कि हम इसे मेज़र कैसे करेंगे कि कितना ज़्यादा स्कैटर्ड है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्सन एंड देयर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग फॉर अनग्रुप्ड एंड द ग्रुप डेटा। तो जो अनग्रुप्ड डेटा होंगे उसके लिए भी हम पढ़ेंगे कि ये कैसे फाइंड करेंगे, और जो ग्रुप डेटा होंगे उसके लिए भी हम पढ़ेंगे कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होगा और कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं, द डिस्पर्सन और द स्कैटर्ड इन द डेटा इज़ अ मेजर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड द टाइप्स ऑफ द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी यूज देयर आर फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो यहाँ मेनली बताया जा रहा है कि कितने तरह के मेजर ऑफ डिस्पर्शन होते हैं। तो जैसे कि एक हम रेंज देख सकते हैं, क्योंकि रेंज से भी हमें पता चलता है कि डेटा कितना ज़्यादा बिखरा हुआ है। फिर एक हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, एक पढ़ेंगे मीन डेविएशन और एक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये चार हम पढ़ेंगे। तो हम समझना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहले हम समझते हैं कि रेंज क्या होता है। तो recall that in the example of the runs scored by the two batsmen A and B, we had some idea of variability in the scores on the basis of the minimum and the maximum runs in each series। तो हमने देखा था कि बैट्समैन ए जो था वो 0 से लेकर 117 तक रन बना रहा था, कितना उसका रन्स में वेरिएशंस है वो हमें पता है। तो टू ऑब्टेन अ सिंगल नंबर फॉर दिस वी फाइंड द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ ईच सीरीज। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डेटा। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर निकालना है रेंज तो बहुत ही इजी है। आप क्या करो, सारे डेटा का पहले उसे मतलब वो नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं उसे आप ऑब्जर्व करो, और उसमें से आपको निकालना है कि मैक्सिमम उसका वैल्यू कितना है और मिनिमम वैल्यू कितना है, और बस आपको मैक्सिमम से मिनिमम का डिफरेंस निकाल देना है। तो आपके पास एक सिंगल नंबर आएगा, वही सिंगल नंबर हमारा रेंज हो जाएगा। तो जैसे कि हम देखते हैं कि बैट्समैन ए के केस में हमारा रेंज कितना होगा। तो देखो, बैट्समैन ए के केस में अगर आप देखोगे तो बैट्समैन ए जो है वो 0 सबसे मिनिमम है और 117 सबसे मैक्सिमम है। तो बैट्समैन ए का जो रेंज आएगा वो आ जाएगा 117 माइनस 0 विच इज़ इक्वल्स टू 117। अब उसी तरह से बैट्समैन बी का अगर आप देखो तो सबसे कम वैल्यू जो है वो है 46, और सबसे जो हाई वैल्यू है वो है 60। तो 60 माइनस 46 विच इज़ इक्वल्स टू 14। तो ये जो रेंज आएगा, मैं आर बी लिखता हूँ, रेंज ऑफ बैट्समैन बी, तो ये आ जाएगा हमारा 14। तो इसका मतलब इसका रेंज आ रहा है 14, इसका आ रहा है 117। तो हम समझते हैं कि इससे हम क्या पता चलता है। तो देखो, तो ये आ गया, इन द केस ऑफ द बैट्समैन ए रेंज इज़ 117, फॉर द बैट्समैन बी इट इज़ 14। क्लियरली द रेंज ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन द रेंज ऑफ बी, देयरफॉर द स्कोर्स आर स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड इन द केस ऑफ ए, वाइल फॉर बी दोज आर द क्लोज टू ईच अदर। तो इससे हमें ये तो पता चला ही कि डिस्पर्सन जो है इसका बहुत ज़्यादा है बैट्समैन ए का, बैट्समैन बी का कम है। बट आगे हम देखते हैं रेंज का हमें फार्मूला, ये आप फार्मूला को अच्छे से मार्क भी कर लेना बुक में, और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपको जब भी रेंज निकालना हो तो आपको मैक्सिमम माइनस मिनिमम करना है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, द रेंज ऑफ द डेटा गिव्स अस द रफ आइडिया ऑफ द वेरिएबिलिटी और द स्कैटर्ड बट डज नॉट टेल अबाउट द डिस्पर्सन ऑफ द डेटा फ्रॉम द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो इससे हमें ये नहीं पता चलता है कि सेंटर वैल्यू से वो कितना ज़्यादा स्कैटर्ड है। हमें एक रफ आइडिया हो जाता है कि इतना ज़्यादा ये वेरिएटेड है, लेकिन सेंटर से कितना ज़्यादा वेरिएटेड है वो हमें पता नहीं चलता है। फॉर दिस पर्पस वी नीड सम अदर मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। देखो, अगर मैं इसे अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो जैसे फॉर एन एग्जांपल
कि 53 वाला कोई एग्जांपल अगर मैं लूँ तो मान लो कि मैं ऐसे बनाता हूँ 53 या चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं एक लिखता हूँ 0 100 और यहाँ मैं लिख देता हूँ 300। मतलब मान लो कि एक बैट्समैन है जो एक बार 0 बनाता है, 3 बार 100 बनाता है और एक बार 300। तो इसका अगर हम रेंज निकालेंगे तो ये रेंज आ जाएगा 300, जो कि शो कर रहा है कि इतना ज़्यादा वेरिएशंस है। बट जबकि उसके सिर्फ एक गेम में 0 है, और इसको भी चलो काट देते हैं। अगर इसको भी मैं हटा दूँ तो यहाँ पे सिर्फ 0, और अगर इनका भी डिफरेंस देखा जाए तो 100 का वेरिएशंस आ जा रहा है। और अगर मैं एक दूसरा प्लेयर लूँ जिसके कंसिस्टेंटली मान लो कि बहुत डिफरेंसेस है, मान लो 100 200 0 100 सॉरी, यहाँ पे मैं 0 नहीं लेता हूँ, 100 ही लेता हूँ। ऐसे से मान लो बहुत सारे वेरिएशंस हैं, 199 158 150, फिर भी आप निकालोगे तो रेंज इसका भी 100 ही आएगा, इसका भी 100 आएगा। और इसमें भी अगर मैं ऐसे कर दूँ कंसिस्टेंटली 100 मान लो इसमें मैंने अगर 7 गेम्स लिया, इसमें मैं 7 गेम्स लेता हूँ, इसका भी रेंज 100, इसका भी रेंज 100। बट अगर आप देखोगे तो वो जो ऊपर वाला प्लेयर था वो ज़्यादा अच्छा था, बट लेकिन रेंज दोनों का सेम था। तो हमें सेंटर से पता नहीं चलता है कि कितने मैचेस में एक्चुअली उसने वेरिएशंस मतलब ये लाया है, तो इसके बारे में हमें पता नहीं चलता है। क्योंकि अगर एक भी वैल्यू अगर बहुत छोटा हो जाता है तो रेंज में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। तो इसे हम समझते हैं अच्छे से। तो द रेंज ऑफ द डेटा गिव्स अस द रफ आइडिया ऑफ द वेरिएबिलिटी और द स्कैटर्ड बट डज नॉट टेल अबाउट द dispersion of the data from the measure of the central tendency. For this purpose we need some other measures of the variability. Clearly such measures must depends upon the difference or the deviations of the values from the central tendency. तो हमें कुछ ऐसा मेजरमेंट चाहिए जो कि हमें पता चल पाए कि सेंटर से कितना ज़्यादा डिस्टेंस पे वैल्यूज़, कौन कौन से वैल्यू सेंटर से कितने ज़्यादा डिस्टेंस पे, उससे हमें मेज़र करना होगा। तो द इम्पॉर्टेंट मेजर्स ऑफ द डिस्पर्सन विच डिपेंड्स अपॉन द डेरिवेशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी आर मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। तो ये जो है, जो हमें रिक्वायरमेंट है जिसका, वो है हमारा मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हम पढ़ते हैं क्या होता है मीन डेविएशन। रिकॉल दैट द डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन एक्स फ्रॉम अ फिक्स्ड वैल्यू ए। एक फिक्स्ड हमने वैल्यू कर दिया ए को, और उससे हम डिफरेंस देख रहे हैं एक्स माइनस ए का। In order to find the dispersion of the values of x from the center value a, we find the deviation about a। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि a से वैल्यू कितना डेविएट कर रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ। तो ये हमारा क्या बोला जा रहा है कि एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज़ द मीन ऑफ द डेविएशंस। तो हमने पहले डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। कैसे, हमने एक ए सेंटर वैल्यू ले लिया और हमने हर एक जो हमारे पास एक्स है उसका हमने ए से डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया एक्स माइनस ए। अब हम इन सब का मीन निकाल देंगे। तो देखो क्या बोला जा रहा है ना, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज़ द मीन ऑफ दिस डेविएशंस। ये जो सारा डेविएशंस आया इसका अगर हम मीन निकाल देंगे तो यही हमारा हो जाएगा मेजर ऑफ डिस्पर्शन। टू फाइंड द मीन we must obtain the sum of the deviations, but we know that the measure of central tendency lies between the maximum and the minimum values of the set of observations। अब हम लोग को ये बात तो पता ही है कि जो भी मीन आता है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच का ही कोई वैल्यू आएगा। तो therefore some of the deviations will be negative and some are positive, thus the sum of the deviations may be vanish, moreover the sum of the deviations from mean is 0। तो अब इसका मतलब हम समझते हैं, क्योंकि देखो मेनली बोला जा रहा है कि अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊं तो 1 2 2 3, अगर मैंने ये एग्जांपल लिया तो इनका सम अगर मैं निकालूंगा तो ये आएगा 8, और मैं अगर डिवाइड कर दूँ 4 से तो ये आएगा 2, यानी कि इसका मीन आ गया 2। तो मैं सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी लूँगा, वो लेंगे ए की जगह पे 2। अब अगर मैं 2 से इसका डिफरेंस निकालते हैं यानी कि 1 माइनस 2, तो मेरा वैल्यू आएगा -1, इसका आएगा 0, ये आएगा 0। यानी मैं देख रहे हो कि ये सारे वैल्यू सेंटर से कितने दूर है, यानी 2 से कितने दूर है, तो ये -1, ये 2 से 0, ये 2 से 0, ये 2 से 1 डिस्टेंस के पे है। तो वही बोला जा रहा है कि कुछ पॉजिटिव्स भी आएंगे कुछ नेगेटिव भी, क्योंकि जो मीन होता है वो सबसे बड़ा वैल्यू 1 और सबसे बड़ा वैल्यू 3 दोनों के बीच में होता है। तो अब देखो, अब जब इनका अगर मैं मीन निकालूंगा तो -1 + 1, तो ये मिल करके 0 हो जाएंगे, 0/4 यानी कि 0। तो वही बोला जा रहा है कि ये जो आएगा मीन ऑफ डेविएशंस वो 0 भी आ सकता है। मतलब और अगर हम मीन के अराउंड निकालें, देखो यही चीज़ लिखा जा रहा है कि मोर एवर द सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द मीन x बार इज़ 0।
तो अगर हम इसका मीन से अगर निकालते हैं डेविएशंस तो वो ज़ीरो आता है। तो देखो ये ज़ीरो आ रहा है, ये क्यों आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये हमेशा देखो क्योंकि अगर हमने इसे मीन से निकाला तो इसका डेविएशन ज़ीरो आ रहा है। तो देखो ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि मान लो कि मेरे पास, मैं सिंप्लिसिटी के लिए 3 डेटा लेता हूँ, x1 x2 x3। अब मैंने क्या किया, x1 माइनस ए प्लस x2 माइनस ए प्लस x3 माइनस ए और डिवाइडेड बाई 3। अब अगर सबको मैं ब्रैकेटिंग को अलग कर दूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइडेड बाई मैंने 3 कर दिया। ये 3 को डिवाइड कर दिया भाई, माइनस ए माइनस ए माइनस ए, तो ये माइनस 3a 3 बार है और डिवाइड बाई 3। अब देखो 3 से 3 में काट दूंगा, ये एक्चुअली x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 क्या है, ये तो मीन ही है और ये भी a भी मीन है, तो ये इसको मैं a लिख दूंगा, तो a माइनस ए देखो 0 आ जाएगा, तो इसीलिए 0 आ रहा है। तो क्या बोला जा रहा है, दस द फाइंडिंग द मीन ऑफ द डेविएशंस अबाउट द मीन इज़ नॉट एनी यूज़ फॉर अस एज़ फार एज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज़ कंसर्न। तो अगर मेरे को मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालना है तो जैसे मैंने अभी आपको बोला सेंट्रल टेंडेंसी के लिए हम अगर मीन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा आइडिया था कि सेंट्रल वैल्यू जो है वो मीन यूज़ करें, लेकिन मीन यूज़ करने से हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमेशा मीन ऑफ डेविएशन 0 आएगा, तो इसका तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर निकाल करके। तो इसके लिए फिर हमने क्या किया, रिमेंबर दैट इन फाइंडिंग अ सुटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्सन वी रिक्वायर द डिस्टेंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम अ सेंट्रल टेंडेंसी और अ फिक्स नंबर ए। तो हमें एक फिक्स नंबर ए चाहिए। रिकॉल दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन द नंबर्स। ये क्या बोला जा रहा है कि रिकॉल दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू, हाँ जो एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ हमें पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब है। एब्सोल्यूट डिस्टेंस कितना, जैसे कि हमने जब यहाँ पे लिया था 1 2 2 और 3, तो यहाँ जब हमने 2 से डिफरेंस देखा तो हमने -1 लिखा, तो हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे सिर्फ 1 डिस्टेंस, ये 0 ये 0 और ये 1। तो देखो अब ये 0 नहीं होगा कभी, तो यहाँ पे उन लोगों ने ये उपाय निकाला कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। रिकॉल दैट द डिस्टेंस ऑफ absolute value of the difference of the two numbers gives the distance between the numbers when represented on a number line. Thus to find the measure of dispersion from a fixed number a, we may take the mean of the absolute value of the deviations from the central value. तो central value से हम सिर्फ absolute value लेंगे। तो this mean is called the mean deviation. Thus the mean deviation about a central value a is the mean of the absolute values of the deviations of the observations from A. The mean deviation from A is denoted by this, and देखो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे मीन डेविएशन से, हम निकालेंगे सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मैं इसको आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, वही वाला 1 2 2 3 वाला। इसका जब जैसे हमने मीन निकाला था तो मीन हमारा आया था 2। अब अगर हम एब्सोल्यूट डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब एब्सोल्यूट मतलब मॉड वैल्यू निकालेंगे x माइनस ए का, तो वो हमारा क्या क्या आएगा, 1 से निकालेंगे तो 1, 2 माइनस 2 तो 0, 2 माइनस 2 0, यानी x मतलब ये हमारा वैल्यूज़ है, a मतलब ये, इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट मॉड वैल्यू, तो ये आएगा 0, ये आएगा 1। अब इसका अगर हम मीन निकालें तो सबको अगर जोड़ें और डिवाइड बाई 4 कर दे तो ये आ जाएगा हमारा 2/4 यानी कि हाफ। तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिलने लग गया, इसी को हम बोलेंगे मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन मे बी obtained from any measure of central tendency. However, mean deviation from mean and median are commonly used in the statistical studies. अब इसका मतलब क्या बोला जा रहा है कि mean deviation may be obtained from the measure of the central tendency. Any measure of central tendency किसी से भी यूज़ किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। Mean deviation may be obtained from any measure of the central tendency. However, mean deviation from the mean and the median are commonly used in the statistical studies. तो जितने भी हमारे सेंट्रल टेंडेंसीज होते हैं, मीन मीडियन मॉड, हम किसी से भी निकाल सकते हैं मीन डेविएशन, पर मेनली हम मीन और मीडियन ही यूज़ करते हैं अपने स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ में। तो नाउ क्या बोला जा रहा है कि लेट अस नो लर्न हाउ टू कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट द मीन एंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। तो कैसे हम लोग निकालेंगे ये देखते हैं। तो पहले देखते हैं हम अनग्रुप्ड डेटा के लिए, मतलब अगर हमें ऑब्जर्वेशंस इस टाइप से x1 x2 x3 ऐसे अगर हो, अनग्रुप्ड होगा डेटा, तो उनका हम कैसे निकालेंगे। तो द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन ऑफ द मीन डेविएशन अबाउट द मीन और मीडियन। फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट द मेजर। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है इसमें, फर्स्ट स्टेप हमें करना है कि कैलकुलेट द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी अबाउट दैट वी आर फाइंड टू मीन डेविएशंस, लेट इट बी ए।
तो हमें अगर मीन के अकॉर्डिंग निकालना है तो पहले हम उस डेटा का मीन निकालेंगे। मीन हमें निकालना आता है, सबका सम करके नंबर ऑफ़ एलिमेंट से डिवाइड करना है। और मीडियन भी हमें निकालना आता है, पहले इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करके अगर ऑड है तो n+1/2 पोजीशन वाला टर्म्स को लेना है, और अगर इवन है तो n/2 टर्म को और n/2 + 1th टर्म को लेना है और उसका मीन निकाल देना है। तो इस तरह से हमारे पास a आ जाएगा। तो ये स्टेप हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच xi फ्रॉम a, दैट इज़ अब हमें क्या करना है, डेविएशंस निकालना है। मतलब हर एक जो हमें x1 दिया हुआ है उसका निकालना है a से डिस्टेंस, x2 का a से, x3 का a से। फिर हमें सबका माइनस साइन को हटा देना है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, मॉड वैल्यू। तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे बस। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आए हैं हमें कुछ नहीं करना है, उसका सिर्फ मीन निकाल देना है। मीन कैसे निकलेगा, ये जो सारे डेटा हम सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय n कर देंगे, जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो ये 4 स्टेप्स हमें करना है, हमारा मीन डेविएशंस निकल जाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं। तो ये हमारा तरीका हुआ जो हमने भी सीखा। तो इसे लिखने का तरीका क्या है कि मीन डेविएशन, तो मॉड xi - a का सम निकाल रहे बाय n, ये वही चीज़ लिखा गया है, ये सारा वही चीज़ है। यहाँ पे लिखा गया है कि x बार यूज़ करेंगे जब मीन से अगर हम लोग निकाल रहे हैं, मीन के कॉरस्पॉन्डिंग में, या फिर अगर यहाँ पे कैपिटल M यूज़ करेंगे अगर हम लोग को मीडियन के कॉरस्पॉन्डिंग निकालने बोला जाएगा, तो मीडियन के अराउंड अगर डिस्पोर्शन। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल यूज़ द सिंबल कैपिटल M टू डिनोट द मीडियन अनलेस द स्टेटेड अदरवाइज। लेट अस नाउ इलस्ट्रेट द स्टेप्स ऑफ द अबव मेथड्स इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। तो हम लोग एग्जाम्पल्स कुछ देख रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग कैपिटल M ही यूज़ करेंगे जब तक बोला ना जाए कि कुछ अलग नोटेशंस के लिए मीडियन का। तो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल 1, इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द मीन डेविएशंस अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो यही ऊपर वाला स्टेप्स हमें फॉलो करना है। हमें मीन डेविएशन निकालना है, सबसे पहले हमें इसका मीन निकालना पड़ेगा। तो हमने सबको सम किया, बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से होगा क्या कि हमारा मीन आ जाएगा। अब हमारा मीन आ गया, अब हम सारे वैल्यूज़ का डिस्टेंस निकाल लेंगे इस मीन के कॉरस्पॉन्डिंग। 9 का 6 से डिस्टेंस जो आएगा सब हमने लिख दिया। देखो -3, मतलब कि हम अगर हम करेंगे 6 - 9 तो 3 - 3 7 - 9 -2 सब हमने लिख दिया। अब हमें थर्ड स्टेप में क्या करना था, मॉड वैल्यू लेना था, पॉजिटिव वैल्यू। तो हमने सब में पॉजिटिव वैल्यू ले लिया, मतलब कि माइनस साइन को ड्रॉप कर दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लिया। अब ये जो सारे वैल्यूज़ आए हैं, अब हमें इसे क्या करना है, इसका मीन निकालना है। तो सबको हम ऐड कर देंगे, 3 + 2 + 1 +, देखो ये ऐड किया जा रहा है डिवाइडेड बाय जितना नंबर ऑफ़ टर्म्स है। तो जो नेट हमारा वैल्यू आ गया वही हो गया हमारा मीन डेविएशन। तो अब ये सेकंड एग्जांपल भी वैसा ही है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंस्टीड ऑफ कैरिंग आउट द स्टेप्स एवरी टाइम वी कैन कैरी ऑन कैलकुलेशन स्टेप वाइज विदाउट रेफरिंग टू स्टेप्स। तब हम स्टेप्स नहीं बता करके डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, ये इसमें बताया गया है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो ये आप खुद ट्राई करना, बहुत ईजी है, सेम स्टेप्स हैं। पहले आपको मीन निकालना है, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट डिस्टेंस निकालना है मीन से हर एक वैल्यू का, और उसका फिर मीन निकाल देना है। तो वैसे ही आपका ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, मीडियन के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है। पहले आप मीडियन निकालोगे और सेम स्टेप्स को फॉलो करोगे ऊपर जैसा। फिर अब अगर हम देखते हैं ग्रुप्ड डेटा के लिए, अगर हमारा डेटा ग्रुप्ड हो तो क्या करेंगे। तो वी नो दैट डेटा कैन बी ग्रुप्ड इनटू द 2 वेज। तो हमें पता है 2 तरीके से डेटा को ग्रुप किया जा सकता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो लेट अस डिस्कस द मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डेविएशंस फॉर बोथ टाइप्स ऑफ डेटा। तो दोनों के लिए हम सीखेंगे। तो देखो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो क्या होगा, लेट अस गिवन द डेटा कंसिस्ट ऑफ द n डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, ये है अकरिंग द फ्रीक्वेंसीज इतना। द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका x1 जैसे आपके ऊपर वाले में क्या लिखा था अनग्रुप डेटा में कि x1 था, तो ऐसे बार बार लिख दिया जाता था कि यहाँ पे x2 चल रहा है, मतलब x3 चल रहा है, x4 चल रहा है, फिर बीच में x1 आ जाएगा। तो ये अनग्रुप था। ऐसे ही बस जैसे हमने डेटा को ऑब्जर्व किया, मतलब कि डेटा हमने मतलब कि मिला डेटा, वैसे ही हमने बस इसे लिख दिया। तो ये हो गया अनग्रुप्ड। लेकिन हम अगर ग्रुप्ड कर देते हैं तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली डेटा को ग्रुप करने के लिए हम बता दे रहे कि x1 हमारा कितना है, फ्रीक्वेंसीज़ का मान लो 4 है, x2 का हमारा 5 है। तो ये f1 f2 यही शो कर रहा है कि कितनी फ्रीक्वेंसीज़ है, मतलब कितनी बार ये आया है। तो दिस डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टेबुलर फॉर्म
एज गिवन बिलो एंड इट इज़ कॉल्ड द डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि x का वैल्यू और f x अगर मान लो हमारा x1 से लेके इस तरह है x तक, xn होगा यहाँ पे xn तक, तो यहाँ पे जो हमारा x1 का फ्रीक्वेंसी है वो f1, x2 का फ्रीक्वेंसी f2, x3 का फ्रीक्वेंसी f3 और xn का फ्रीक्वेंसी fn। तो अब हम इसे निकालेंगे कैसे, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द मीन x बार ऑफ द फॉलोइंग। तो x बार हमने ऑलरेडी सीखा है, इस तरह के डेटा का x बार हम कैसे निकालते हैं। तो हम करते क्या हैं एक्चुअली कि मीन निकालने के लिए सारे जितने भी डेटा है हमारे पास सबको हम जोड़ते जाते थे, xn तक ऐड करते थे, डिवाइड बाय जितना नंबर बार आता था वो ऐड करते थे। तो देखो x1 हमारा कितनी बार है, f1 टाइम्स, यानी x1 प्लस x1 f1 टाइम्स, तो हम f1 x1 भी तो लिख सकते हैं। फिर वैसे ही x2 भी f2 x2 ऐसे ही लिखेंगे। तो उससे बेटर है कि हम इसको फिर लिख देते हैं fi xi और समेशन लगा देते हैं i से लेके y1 से लेके n तक। फिर नीचे हम क्या करेंगे, नीचे देखो हमारा जैसे मान लो कि अगर मैं लिखता हूँ 1 2 2 3 1 ऐसे फॉर एग्जांपल, 1 मेरा आया है 2 बार तो 2, फिर 2 आया है 2 बार तो 4 और 3 आया है 1 बार तो और 1 बार, यानी कि 2 4 और 1 5। तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ 2 + 2 + 1, यानी कि मेरा ये f1 हो गया, यानी 1 कितनी बार आया, ये f2 हो गया, ये 2 कितनी बार आया, और ये हो गया f3 यानी कि 3 कितनी बार आया। तो मैं अगर इनको जोड़ दूँ तो भी मेरा आ जाएगा n। तो यानी कि मैं नीचे लिख सकता हूँ समेशन i = 1 से n तक fi। तो ये हमारा मीन का फॉर्मूला हो गया। तो यही चीज़ यूज़ किया जा रहा है कि समेशन xi fi डिवाइड बाई समेशन fi, और नीचे जो समेशन fi वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसे हमने 1/n लिख दिया और ये ऊपर ऐसा हो गया। तो वेयर समेशन xi fi डिनोट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन xi विथ देयर रेस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसीज fi एंड n इज इक्वल टू समेशन fi इज द सम ऑफ द फ्रिक्वेंसीज। ये ऑलरेडी आपने क्लास 10th में पढ़ चुका है अच्छे से। तो यही चीज़ है मीन निकालने का तरीका। अब जैसे ही हमारे पास मीन आ गया तो अब हम क्या करेंगे, देन वी फाइंड द डेरिवेशंस ऑब्जर्वेशन x फ्रॉम द मीन x बार एंड टेक देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ऑब्वियस सब आता है कि जैसे हमने ऊपर किया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे मॉड x - xi, तो वो जो फिर हमारा वैल्यू आएगा। आफ्टर दिस फाइंड द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हम मीन निकालना है अगेन, तो मीन निकालने का तरीका भी अगेन वही रहेगा, समेशन fi इंटू दिस। अब देखो ये हम यहाँ पे अब फिर समेशन fi यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप इसको समझो यहाँ पे हो क्या रहा है कि 1 1 2 बार है, फिर मतलब fi का मतलब जैसे 1 सिर्फ एक बार लिखा हुआ है 1 2 3, ऐसे मान लो ये मैंने xi लिया, ये से लिया मैंने 1 1 2 2 2 3, इसका मतलब मैं fi अगर लिखने जाऊँगा तो ये 1 2 बार मेरा आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है और 3 1 बार आ रहा है, तो मैं ऐसे लिखूँगा। तो मैंने किया क्या, सबसे पहला fi xi ऐसे करके मैंने इसका निकालूँ, चाहे समेशन fi xi चाहे वो फार्मूला से मैं निकालूँ, तो मीन तो मेरा आ गया सेम। अब मैंने क्या किया, इसका डिस्टेंस निकाल लिया मीन वैल्यू से, जो मेरा आया मीन वैल्यू। तो अगर मैंने इसका डिस्टेंस निकाल लिया, इसका डिस्टेंस निकाल लिया, इसका डिस्टेंस निकाल लिया, तो क्योंकि चाहे मैं वैसे डिस्टेंस निकालूँ, मान लो कि इसका जो मेरा ये कितना आ रहा है देखते हैं, अगर इसका मीन देखें तो 3 2 5 6 7 8 और 1 9, तो या तो मैं 9 डिवाइडेड बाय 3 2 5, तो 9/5 ये आएगा आपका 1.8। तो मैं 1.8 का अगर 1 से डिफरेंस निकालूँ, मॉड मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो 0.8, फिर इसका भी निकालो तो 0.8। तो ये हमारा कोई लॉजिक नहीं है 2 2 बार निकालने का, मैंने सिर्फ एक बार इसका निकाला 0.8, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब देखो मैं फॉर्मूला में यही काम कर रहा हूँ ना, fi से मल्टीप्लाई कर दे रहे इसकी मॉड वैल्यू को डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi। तो यही हो गया हमारा मीन डेविएशंस। अगर हमें निकालना होगा ग्रुप्ड डेटा का डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी में, तो वो हमारा हो गया मीन के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर हमें वही मीडियन के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है तो यहाँ भी सेम काम में करना होगा। क्या करना है, टू फाइंड द मीन डेविएशंस अबाउट द मीडियन वी फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। आफ्टर दिस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी और ऑब्टेन्ड। तो पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम बेसिकली निकालते क्यों हैं ग्रुप डेटा का, तो मैं ऐसे आपको बताया था बहुत अच्छे से। देखो जैसे मान लो मैं यही एग्जांपल है तो 1 1 2 2 3, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स ये असेंडिंग ऑर्डर में है, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ पे 5 है। तो इसका जब मैं निकालूंगा अगर मीन तो 5 + 1/2 यानी कि आ जाएगा मेरा 3। तो देखो थर्ड टर्म यानी कि 2, तो ये जो मेरा 2 है ये 2 मेरा मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ तो मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है ग्रुप डेटा में, लेकिन अगर इसे मैं ग्रुप कर दूँ ऐसे 1 2 3 और ये आ गया मेरा 2 बार, ये 2 बार, ये 1 बार, तो अब इसे मैं कैसे निकाल सकता हूँ। अब तो ये मेरा प्रॉब्लम हो रहा है कि अब इसे मैं मीडियन कैसे निकालूँगा।
लेकिन अगर मैं CF लिखता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो आपको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। पहले तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, फिर 2 को 2 से ऐड करेंगे तो ये 4, 4 को 1 से ऐड करेंगे 5। तो देखो इसका मतलब क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 2 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 का, इसका मतलब है कि 1 जो है वो 2 पोजीशन तक आएगा। देखो फर्स्ट और सेकंड 2 पोजीशन तक। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 है 2 का, इसका मतलब क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 के बाद से, यानी कि थर्ड से स्टार्ट हुआ, थर्ड पोजीशन से फोर्थ पोजीशन तक चला है। इसका 5th है 3 का, यानी कि जो 3 है वो सिर्फ 5th पोजीशन पे है। इससे हमें पोजीशन पता चल गया। अब हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है 5 है, 5 है। तो जैसे हम इसका 5 + 1/2 करेंगे यानी 3 आएगा, तो हम देख लेंगे 3 हमारा थर्ड पोजीशन पे कौन सा वैल्यू होगा। तो हम देख रहे हैं कि थर्ड से लेके फोर्थ तक हमारा 2 है, तो इसीलिए हमारा जो 2 होगा वही हमारा हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब मीडियन। तो देखो यही चीज़ बताया गया है, ऑब्जर्वेशन हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू और जस्ट ग्रेटर देन n/2, जिसका फ्रीक्वेंसी n/2 से जस्ट ग्रेटर हो या फिर एग्जैक्ट इक्वल हो। तो हमने अभी एग्जांपल में अपना देखा था, जो हमने लिखा था 1 2 3 और 2 2 1, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा आया था 2 4 5। तो देखो हमारा जब हमने इसे 5 + 1/2 किया तो ये 3 आया। तो 3 से मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका जस्ट 3 से ज़्यादा है इसका, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा मीडियन। ये मतलब कि ये वाला वैल्यू xi ये हमारा मीडियन हो जाएगा, क्योंकि हमेशा डेटा का जो वैल्यू आएगा वही मीडियन होगा, वही xi वैल्यू मीडियन हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि n is the sum of the frequency, the value of the observation lies in the middle of the data, therefore it is required to the median. After finding the median we obtain the mean of the absolute values of the observations. सेम काम हमें यहाँ पे भी करना है, अगेन हमें मीन निकाल लेना है। बस यहाँ पे जो हमने स्मॉल m लिया, मतलब कि x बार लिया था मीडियन, मतलब मीन लिया था, यहाँ पे हमें मीडियन लेना है, दैट्स इट। तो अब ये है एग्जांपल जो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे इसका निकलेगा वैल्यूज़। तो सबसे पहले मैं बोला जा रहा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीन के अकॉर्डिंग निकालना, तो पहले हम मीन निकाल लेंगे। x बार इज इक्वल्स टू समेशन fi(xi) डिवाइडेड बाई समेशन xi। तो हमें समेशन fi, तो fi(xi) हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों का प्रोडक्ट कर करके, समेशन और समेशन fi, यानी कि ये समेशन डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। अब हम निकालते हैं डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन यानी कि हमें किसका ज़रूरत पड़ेगा, xi माइनस x बार का, यानी कि मीन के साथ एब्सोल्यूट डिस्टेंस का। तो हमारा जो मीन इसका आया है वो आया है 92, मीन जो आया है वो आया है हमारा 7.5। तो हम 7.5 के साथ 2 का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो 5.5 एब्सोल्यूट डिस्टेंस। तो सारा हमने निकाल करके लिख लिया। अब क्योंकि अगर हमें मीन निकालना है ये डिस्पर्शन वाले का, तो हमें किसका ज़रूरत पड़ रहा था। अब देखो इस फॉर्मूले को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये फार्मूला, हमें किसका ज़रूरत पड़ रहा है, fi इंटू मॉड xi माइनस x बार। तो इसलिए हमने पहले मॉड xi माइनस x बार निकाल लिया, फिर fi के साथ प्रोडक्ट निकाल लिया। अब हम समेशन निकाल लेंगे, तो इसलिए हम पहले ही कैलकुलेट करके रख ले रहे वैल्यू सारे। तो हमने पहले ये निकाल लिया, फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ कर लिया, क्योंकि हमें इसका भी ज़रूरत पड़ेगा। सब हमने लिख लिया। अब ये समेशन वैल्यू हमारा आ गया 92, और नीचे समेशन fi का ज़रूरत पड़ेगा जो कि 40 है, तो आ जाएगा 92 डिवाइडेड बाई 40, तो आ गया 2.3। तो ये निकालने का तरीका है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सेम काम भी करना है मीडियन के केस में। मीडियन वैसे ही आप निकालोगे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, पहले लिखना है xi, फिर fi, फिर cf क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो आपको देख लेना, यहाँ से ऐड करने के बाद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे भी आप देख सकते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आता है वो लास्ट टर्म के बारे में बताता है, यानी कि 30 है। तो जैसे ही लास्ट टर्म यहाँ पे 30 है, तो 30 यानी कि इवन है, तो इसका आप जैसे ही यहाँ पे, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। 1 मिनट, ये जैसे मैंने जब आपको यहाँ पे ऊपर बताया था, तो मैंने आपको बोला कि मैंने आपको n/2 नहीं बोल करके मैंने बोला था कि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ टर्म, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 1 1 2 2 3, तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 5 टर्म्स है तो 5 + 1/2 ऐसे करके आप निकालो। ये मैंने डायरेक्ट मीडियन के लिए मैं आपको बता रहा था, ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट देखना है कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 5, तो आपको डायरेक्ट 5/2 निकालना है, आपको कुछ +1 वगैरह भी नहीं करना, डायरेक्ट 2.5। तो 2.5 आपको देख लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ 1 2 3 था xi का वैल्यू,
एफ आई था हमारा 221 और सी एफ जो आ रहा था हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वो आ रहा था आपका 2, 4 और 5। तो यहाँ पे 2.5 जस्ट किससे ज़्यादा है, इससे, यानी ये वाला, यानी कि 2 हो जाएगा इसका मीडियन। तो ऐसे हमें देखना है, हमें डायरेक्ट सिर्फ n/2 करना है। तो ये मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गया था उधर। तो यहाँ पे यही काम करेंगे, n/2 करेंगे सिंपली मीडियन निकालने के टाइम पे। यानी कि यहाँ पे 30 तो 30/2 यानी 15। तो देख लेंगे 15 जस्ट किससे ज़्यादा, देखो इससे, यानी कि ये वाला, यानी कि 13 हो जाएगा मीडियन। तो देखो 13 आ गया हमारा मीडियन। और अब क्या बोला जा रहा है, और इसमें अलग तरीके से निकाला गया है। कैसे, मीडियन इज़ द मीन ऑफ द, जैसे मैंने आपको जो बताया था उसमें, मतलब 2 केस है, दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। और एक यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, n अगर 30 है तो 30/2 अगर करेंगे तो 15th टर्म, और 30/2 + 1 करेंगे तो 16th टर्म। तो 15th और 16th टर्म को जोड़ करके /2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा। जो मीडियन निकालने का हमारा तरीका है उससे इसमें निकाला, तो वो आया हमारा 15 + 16th टर्म जो आया 13 + 13/2 यानी कि 13। तो ये भी तरीका है, या फिर आप वैसे भी निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, xi - m निकाल लिया, मतलब कि m से मीडियन से डिस्टेंस निकाल लिया xi का। फिर fi हमें पता है, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, और बस जो फार्मूला है हमने वो अप्लाई कर दिया। तो ये आपका आ गया मीडियन, मतलब मीन डेविएशन। तो ये तो हमारा हो गया। अब हमें देखना है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या होता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हम देखेंगे। फिर उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बनाना है, तो देखते हैं ये चीज़। Continuous frequency distribution. A continuous frequency distribution is a series in which the data are classified into the class interval without gaps along with the respective frequency. अभी तक हमें बहुत ही डिस्क्रीट पता था वैल्यू कि कितने कितने कौन कौन से, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, मतलब 0 से 10 के बीच में 12 है, वो कुछ भी हो सकता है, 8, 8, 9, 1, 1 कुछ भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं है। बस 0 से 10 के बीच 12 है, 10 से 20 के बीच 18 है, 20 से 30 के बीच 27 है, ऐसे हमें डेटा पता है। For example, the marks obtained by the 100 students are represented in the continuous frequency distribution as follows. तो क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना आया है, मतलब कितने स्टूडेंट्स का कितना कितना मार्क्स तक आया है, तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मार्क्स ऑप्टेन 0 से 10 तक 12 बच्चों ने ऑप्टेन किया है, 10 से 20 तक 18 बच्चों ने, 20 से 30 27 बच्चों ने। तो इस तरह से हमारा ये मार्क्स ऑप्टेंड है। तो मीन डेविएशंस अबाउट द मीन। While calculating the mean of the continuous frequency distribution, we had made some the assumptions that the frequency in each class is centered at its mean point. तो हम मान लेते हैं कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो मीन पॉइंट पे सेंटर्ड है, यानी कि 0 और 10 का मीन क्या आएगा 5। तो हम xi मतलब इसके बदले एक रिप्रेजेंटेटर ले लेंगे 5, मतलब xi का वैल्यू 5। फिर यहाँ पे ले लेंगे इसके बदले 15, वैसे इसके बदले ले लेंगे 25। ये भी आपने क्लास 10th में अपने पढ़ा होगा, वही सेम चीज़ है। Here also we write the midpoint of each given class and proceed further as a discrete frequency distribution to find the mean deviation. Let us take the following example. तो हम कैसे देखते हैं ये, चलो। तो हमने क्या किया कि ये जो हमारा डेटा है ये वाला, इसके बदले हमने एक रिप्रेजेंटेटर ले लिया xi, इनका बीच का वैल्यू निकाल लिया, 10 से 20 का 15, 20 से 30 का 15, ऐसे। fi हमें पता है, अब तो हमें प्रोसेस पता है, ये पहले वाला जैसा सेम fi xi निकालना है, तो दोनों का प्रोडक्ट करके 15 2 = 30, 25 3 = 75, ये लिख दिया हमने। यहाँ समीशन निकाल लिया, यहाँ पे इसका सम करके समीशन fi निकाल लिया, इनको जोड़ करके। फिर हमने क्या किया, सेंटर से डिस्टेंस निकाल लिया, मतलब सेंटर मतलब जो हमने लिया है मीन। तो हमारा मीन जो आया, मीन हमने कैलकुलेट किया तो 45 आया, तो हम 45 से इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये 30, 45 - 15, 45 - तो ऐसा करके हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेना था, हमने ले लिया। अब हमें ज़रूरत पड़ेगा fi का, इसके साथ fi का प्रोडक्ट, यानी कि इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 32 × 60, 3 × 20 60। तो ऐसे करके फिर हम जब सम करेंगे तो ये वैल्यू आ गया। तो इस 400 को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी 40 से, तो हमारा आ गया वैल्यू मीन डेविएशन 10। तो ये आ गया हमारा 10 वैल्यू हो गया मीन डेविएशन। तो अब इसमें बहुत सारे मेथड्स है, जैसे शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ये जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, एज्यूम मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड ऑल, तो ये वही तरीका है निकालने का।
जो आपने अपने क्लास 10th में पढ़ा है मीन निकालने के लिए, तो वही सब का यूज़ करके इसमें बताया गया है। तो इसे मैं आपको जस्ट एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ कि क्या करना होगा। ये वाला एग्ज़ाम्पल जिसमें हमने स्टीप डेविएशन मेथड यूज़ किया है। इसमें करना क्या है, पहले मार्क्स ऑब्टेन इंटरवल में दिए हुए हैं, एफ आई आपको गिवन है, सब हम समीशन करके हमने समीशन एफ आई निकाल लिया। मिड पॉइंट हमने निकाल लिया, इसका बीच वाला पॉइंट, तो दोनों को जोड़ के बाई 2 कर लिया, तो 20 + 10/2, तो ये सब वैल्यूज़ आ गए। अब अगर हमें डी आई निकालना है, तो डी आई याद होगा आपको हम कैसे निकालते थे, इसके बीच में हम वैल्यू देखते थे। तो हम जैसे 45 ले सकते हैं, आप 35 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बस हमारा मेन पर्पस ये होता है कि ये जो एक्स है ये थोड़ा छोटा हो जाए, तो जिसे हम एज्यूम मीन मेथड बोलते थे। तो उसमें सिर्फ क्या होता था, हम सिर्फ एक वैल्यू निकालते थे, x - 45 करके निकालते थे। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो हम 10 से डिवाइड भी करेंगे, मतलब कि इसके जितने गैप्स हैं, इंटरवल का गैप, उससे भी डिवाइड करेंगे। तो x - 45 यानी कि 15 को 45 से अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -30/10 यानी -3। तो ऐसे करके हमने वैल्यूज़ निकाल लिया। फिर हम ये जो आता था, अब हम xi को भूल जाते थे, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता था। हम क्या करते थे, ये जो डी आई आया है अब उसको हम यूज़ करते थे, एफ आई से मल्टीप्लाई करते थे, एफ आई यानी कि इससे। तो देखो ये डी आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 ऐसे करके हमने वैल्यू लिख लिया, सबको जोड़ा, 0 आ गया। फिर वैसे ही जो हम सेम काम करते थे, एक्स आई का डिस्टेंस देखेंगे, x बार, जब हम अब देखो मीन का इसका कैसे निकालेंगे, ये हमारा हेल्प करता था मीन निकालने में। तो मीन के लिए हम क्या करते थे, मीन में हमने एक चीज़ देखा था कि अगर हम एक्स आई में डी अगर मान के चलो पर्टिकुलर कोई चीज़ घटा रहे 45, तो मीन में लास्टली हमें उतना जोड़ना पड़ेगा, और अगर हम 10 से डिवाइड करें तो लास्टली हमें उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ हो रहा है कि जब हमने ये निकाला इस तरह से, क्योंकि हमने 10 से इसको पूरे को डिवाइड किया था, ये जो वैल्यू डी आई आ रहे थे उसको, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और पूरे वैल्यूज़ में हमने 45 घटाया था तो हमने 45 लास्टली ऐड कर दिया। तो ये हमारा आ गया वैल्यू, ये हमारा आ गया 45 मीन। अब हमने मीन डेविएशन सेम मेथड से निकालना है। ये निकालने का तरीका क्या होगा, सेम पहले हमें एक्स आई - x बार निकाल लेना है, यानी कि मीन से एक्स आई का डिस्टेंसेस, तो 45 से डिस्टेंसेस देख लेंगे तो 30, 20, 10 ऐसे करके आ जाएगा। और फिर हम एफ आई से प्रोडक्ट कर देंगे, एफ आई यानी कि ये वाले वैल्यूज से। तो इसका जब हम प्रोडक्ट लेंगे एक्स आई इसके साथ 30 यानी 32 या 16 सब लिख करके हमने सम लिख दिया, तो 400 आ गया। तो 400 डिवाइडेड बाई 40 अगेन आ जाएगा मीन डेविएशन 10। सेम हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है। हो सकता है स्टूडेंट्स मैं थोड़ा फास्ट अगर मैंने बता दिया आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप अच्छे से पढ़ना लाइन बाय लाइन और देखना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये बहुत ही ईजी है। अब एक चीज़ हम समझते हैं सिर्फ अनग्रुप डेटा के लिए, ग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैसे हम फाइंड करेंगे। ये भी हमने देखा था अपने क्लास 10th में, बट इसे हम फिर पढ़ते हैं। द स्टेप डेविएशन मैथड इज अप्लाइड टू कंप्यूट द एक्स बार, रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर आर सेम। मतलब वही जो हमने क्लास 10th में सीखा था कि स्टेप डेविएशन से कैसे मीन निकालते हैं, बस वही करना है, बाकी सब स्टेप सेम है। Mean deviation about the median. The process of finding the mean deviation about the median for the continuous frequency distribution is similar we did for the mean deviations about the mean. The only difference is the replacement of the mean by the median. तो बस हमें median निकालना है अलग तरीके से, बाकी सब सेम होगा। Let us recall the process of finding the median for a continuous frequency distribution. The data is first arranged in the ascending order. Then the median of the continuous frequency distribution is obtained by first identifying the class in which the median lies and then applying the formula. यहाँ पे सेम काम सब करना है, बस हमें मीडियन निकालना है। तो आपको याद होगा मीडियन निकालने का फॉर्मूला था हमारा L + n/2 - c/f/h। तो मैं आपको बताया तो यहाँ पे सब क्या क्या है ये सब वैल्यूज़। तो ये सब हम डायरेक्ट एग्जांपल से ही देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक बार हमारा मीडियन आ जाएगा तो बाकी सारा काम हमें वैसे ही करना है इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग। एक्स आई का हमें एम के रिस्पेक्ट में डिफरेंस देख लेना है, फिर एफ आई से मल्टीप्लाई के समीशन निकालना और एन से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ हम देखते हैं ये हमारा इंटरवल्स, ये है एफ आई। अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लिखा, ये 6 का 6, ये 7 6 ऐड करेंगे 13 13 15 28। मैंने आपको बताया क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से हमें क्या पता चलता है कि ये जो है 0 से 10 तक वो 6 है, फिर 13 है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि 6 के बाद यानी 7 से लेकर 13 तक 10 से 20 के वैल्यूज़ हैं। हमने एक्स आई को लिख लिया कैसे, 0 से 10 के बीच एक रिप्रेजेंटेटर ले लिया 5, 10 से 20 का रिप्रेजेंटेटर ले लिया 15, यानी दोनों का सम बाई 2। ये हमारा एक्स आई का वैल्यूज़ आ गया। अब हम वही सेम काम करेंगे एक्स आई माइनस मीडियन वगैरह के लिए, लेकिन अब हम मेरा बात है मतलब अब हमें मीडियन वगैरह निकालना है कि ये सब क्या होगा। तो हम देख सकते हैं कि n/2 हम करेंगे, तो n हमारे यहाँ पे कितना है, तो अगर आप ध्यान दो तो n है हमारे यहाँ पे 50, तो 50/2 करेंगे तो आएगा 25। तो
ये हमारा n/5 आ गया 25th टर्म। और 25th टर्म हम देखेंगे तो वो कहाँ लाई कर रहा होगा, तो अगर आप देखोगे तो 25th टर्म जो लाई कर रहा होगा, देखो यहाँ से यानी कि यहाँ पे, यानी कि 13 से लेकर 28 तक का जो टर्म है वो यहाँ लाई कर रहा है, इसमें 20 से 30 तक। और 20 से 30 का रिप्रेजेंटेटर कौन है तो 25 है। तो देखो, लेकिन हमें ज़रूरत किसका, 20 से 30 का, छोटे वाले वैल्यू का, तो वो है 20, तो इस वही हमारा हो जाएगा L का वैल्यू। L का वैल्यू हो गया 20, C यानी कि ये वाला वैल्यू जो जस्ट इसके मतलब जो हमारा ये आया वैल्यू, इसके जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी यानी कि ये 13, मतलब जस्ट हमारा जो 20-30 जो हमारा इंटरवल आया जहाँ पे ये लाई कर रहा था 25 इस वाले में, और इस इंटरवल के जस्ट एक ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी यानी कि 13, तो ये हमारा C का वैल्यू होता था, आपको याद होगा। तो ये हमारा आ गया C, n/2 में पता चल गया, L हमें पता चल गया, जो n/2 25 लेते हैं उसका L, मतलब जो इंटरवल हमारा आता है क्लास इंटरवल उसका स्मॉलर वाला वैल्यू, अगर इंटरवल 20 से 30 तक तो 20 तक। फिर हमें F पता है, फ्रीक्वेंसी F यानी कि F मतलब उसी क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी, तो उस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है, ये देखो 15, तो वो F हो गया। और H हमें पता है कि क्लास इंटरवल का जो गैप्स है, तो क्लास इंटरवल का गैप है हमारा H का वैल्यू 10। सब हम पुट करके मीडियन निकाल लेंगे, मीडियन निकालने के बाद सेम फार्मूला अप्लाई करके हम मीन डेविएशंस निकाल लेंगे। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस। अब इसके बेस पे हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, सेम जो हमने ऊपर पढ़ा एग्जांपल्स, सारे क्वेश्चंस उसी के बेस पे हैं। तो ये 12 क्वेश्चंस हैं, तो ये 12 क्वेश्चंस ट्राई करो, जिस क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो आप मुझे बताना, फिर मैं आपको क्वेश्चंस बता दूँगा। यहाँ पे जैसे एक यहाँ पे क्या है, देखो ये चीज़, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अभी तक हमारा सब मतलब 16 से 20 होता था, तो 20 से 24 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या एक एक गैप है। तो ये भी आपने पढ़ा है ऑलरेडी 10th में कि जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं कि एक बढ़ा करके यहाँ से ले लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे बढ़ा के ले लेंगे, मतलब एक इधर वाले में 0.5 घटा देंगे, इधर में 0.5 बढ़ा देंगे, तो 15.5 से लेकर के 20.5 तक। फिर यहाँ पे जब ऐसे ही 0.5 घटाएंगे तो 20.5 से लेकर के 25.5 तक। तो ऐसे ही बस क्लास इंटरवल ले लेना, बाकी सब सेम रहेगा, बनाने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। तो आज का हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब देखेंगे कि लिमिटेशंस इसका क्या है, मीन डेविएशंस का। फिर हम आगे वेरिएशंस वगैरह पढ़ेंगे कि हम वेरिएशंस वगैरह कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन सीखेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, थैंक यू।